हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 21 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिससे पहला आर्टिकल बात करता है इंडियन एयरफोर्स के एक यूएवी ने इमरजेंसी लैंडिंग की है जैसलमेर में। अब यहाँ पे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, वो है यूएवी। आपको मैं बताऊंगा ये क्या होता है और कैसे इसी बार 25 में इससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम नोटिस करेंगे ये जो यूएवी का सेक्शन है ये जीएस3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सेम क्वेश्चन जीएस3 23 में पूछा भी गया है, विच इज़ ऑन कि यूएवी का इस्तेमाल कैसे हमारे एडवर्सरीज करते हैं, किस चीज़ के लिए, आर्म्स, एम्यूनिशंस और ड्रग को फेरी करने के लिए बॉर्डर से इधर उधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एडवाइजरी ओपिनियन दे दिया है कि गवर्नर की और जो पावर है स्टेट बिल के रिगार्ड में वो क्या है, कैसे है। अब ये जो एडवाइस दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और किसने कहा था, प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी थी अंडर आर्टिकल 143। मैं आपको सारे 13 से 14 क्वेश्चंस जो पूछे थे प्रेसिडेंट ने, उन सभी क्वेश्चन का सीक्वेंस में मैं स्नैप डालूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 सेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर डिस्कशन हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर सब यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएसए ने अप्रूव किया है जेवलिन और एक्सकैलिबर आर्टिलरी का सेल इंडिया को। ये जीएस पेपर 2 के लिए भी रेलेवेंट है, जहां पे आप इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी रेलेवेंस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया के जो ब्लू रेवोल्यूशन है, इंडिया का जो फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर एफएओ ने क्या कहा है, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि भैया एफएओ का क्या टेक है। ये एक एडिटोरियल है, यहाँ पे आपको मैं डिस्कस करूंगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज के ऊपर। यहीं पे आपको मैं बताऊंगा बे ऑफ बंगाल रीजन में जो मैरीन रिसोर्सेज है वो कैसे डिस्कस हुए हैं। फिर इसके ऊपर एक और आर्टिकल है, लास्ट यहाँ मेंशन नहीं है, वो बात करता है आईएईए के ऊपर, जिसे आप लोग क्या कहते हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मैं उसके रिगार्ड में बताऊंगा कि उसने क्या कहा है ईरान के इस रेफरेंस में, क्या बेसिकली रेजोल्यूशन पास किया है, मैं वो आपको बताऊंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि इसी आईएईए के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में प्रीलिम्स में। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल का स्नैप बहुत छोटा सा है, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ आर्टिकल की सिग्निफिकेंस बताऊं तो क्या है, एक आपका इंडियन एयरफोर्स का यूएवी जो है वो आपका जैसलमेर में फाउंड हुआ, मतलब कहीं ना कहीं रूटीन ट्रेनिंग में उसमें इंजन मैल्फंक्शनिंग हुई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इससे कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई भी ग्राउंड डैमेज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। ड्रोन को माइनर डैमेज हुआ, ये तो एक न्यूज़ रीडिंग हो गई। तो क्या आपको न्यूज़ रीडिंग करनी है? नहीं, आपको लेकिन पढ़ लेना है एक बार। आप बोलो सर पढ़ने से क्या होता है? बेटा पढ़ने से ये होता है कि अगर आपने एक बार ये न्यूज़ भी एक्स्ट्रा पढ़ ली ना, तो आप कहीं ना कहीं किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हो, यूएवी के रेफरेंस से पढ़ रहे हो, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब नोटिस करिए यूएवी होता क्या है। बेसिकली ये एक हवाई जहाज ही होता है जो कि पायलट नहीं होता, उसमें ये सब रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसी को जनरली अगर देखा जाए इसका यूसेज तो मिलिट्री सर्विलांस में किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है, उन जगहों पे किया जाता है जहां पे ह्यूमन एक्सेस नहीं होता। बॉर्डर मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर मैपिंग के लिए भी किया जाता है। एडवांटेजेस देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन पायलट्स का रिस्क होता है वो कम हो जाता है। डेंजरस और रिपोर्ट एरियाज को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। कंपैरेटिवली ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है जो आपका मैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन लाइफ कहीं ना कहीं स्टेक पे होती है। तो ये यूएवी के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हर एक यूएवी अलग होगा। कभी ये नहीं होगा कि भैया ये यूएवी है सारे के सारे यूएवी एक ही तरीके से काम करेंगे, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब इसी चीज़ के ऊपर 25 में क्या पूछा गया है, भैया ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, मतलब कहने का मतलब जितने भी यूएवी हैं वो सारे के सारे वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। क्या ऐसा है सारे के सारे कर सकते हैं? अरे कोई अगर यूएवी आपका प्लेन टाइप होगा, उसे लैंडिंग नहीं टेक ऑफ करना होगा, तो वर्टिकल लैंडिंग कैसे करेगा? वो तो नहीं हो पाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटिक होवरिंग, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, सारे के सारे यूएवी नहीं होंगे, क्योंकि हर एक यूएवी के अंदर एक स्पेशलिटी, एक टेक्निकलिटी ऐड की जाती है एज पर पर्पस। तो ये जरूरी नहीं कि हर एक में होगा। फिर कह रहे हैं सारे के सारे यूएवी बैटरी ओनली एज अ पावर सोर्स सप्लाई यूज कर सकते हैं, क्या जरूरी है? व्हाट इफ कोई यूएवी किसी दूसरे मीडियम से चलना चाहता हो,
अभी आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोलर का भी यूज करने की बात की जा रही है, तो जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे एक भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पे अभी और भी डिस्कशन आने वाले हैं, तो मैं आपको सीक्वेंस में लेके चलूंगा। इसके पहले भी डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था। अब पहले आपको हल्का सा बैकग्राउंड बताता हूँ, हुआ क्या था। अप्रैल में बेसिकली एक जजमेंट पास हुआ था, जहां पे गवर्नर से कहा गया था, कौन से, तमिलनाडु के, कि अगर आपके पास कोई भी बिल आ रहा है ना भाई, आपको 3 महीने के अंदर उसे पास करना होगा, आप उस बिल के ऊपर बैठ नहीं सकते। अब ये बिल के रिगार्ड में बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहीं ना कहीं कहा, हाँ भैया ये तो अनएक्सेप्टेबल है इस तरीके से अगर आप बैठोगे बिल के ऊपर। अब ये बात पहुंचती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का सहारा लेकर के एडवाइस मांगी सुप्रीम कोर्ट से कि ये बताओ भाई, क्या असलियत में आपका ये इंटरवेंशन सही है? हम गवर्नर, हम प्रेसिडेंट, आप कहां से बीच में, आप हो कौन यहाँ पे? सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या कहती है? वो सिंपल साधारण बात कहती है कि कोई भी ऑर्गन, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, आप इंटरवीन नहीं करोगे तो आप इंटरवेंशन कैसे कर रहे हो? तो उसी के ऊपर एडवाइस मांगी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम पर्टिकुलरली कोई फिक्स टाइमलाइन तो नहीं लगा सकते हैं, जैसे 3 महीने की टाइमलाइन पहले लगाई थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज कहा है कि भैया जो गवर्नर है ना, वो बिल के ऊपर इनडेफिनेटली नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जो आर्टिकल 200 है, बहुत हाई चांसेस है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं इन आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि आर्टिकल 109, 110, 11 बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मनी बिल के ऊपर पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है ये। ठीक है, तो गवर्नर को लगता है भैया आर्टिकल 200 में बिल में अगर कोई मेंशनिंग नहीं हुई है, बिल इन द सेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ये बात नहीं बोल रहा है कब तक बैठ सकता है, तो इनडेफिनेटली बैठ जाए क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज कही है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनडेफिनेटली नहीं, आपको असेंट देनी पड़ेगी, या तो आप रिटर्न करो विद रीजन करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऑन द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भैया हम इनडेफिनेटली बोल तो दे रहे, नहीं बैठ सकते हो, लेकिन वी आर नॉट इन अ सिचुएशन, वी डोंट हैव दैट मच पावर टू पुट अ फिक्स टाइमलाइन ओवर गवर्नर दैट यू हैव टू सैंक्शन, you have to give assent to this particular bill, और if you won't give the assent then bill will be called a deemed assent bill। ये चीज नहीं होगी, मतलब आपके बिल को ऐसा नहीं हम कहेंगे कि अगर 3 महीने की कोई पर्टिकुलर डेडलाइन पास हो जाएगी तो वहां पे वो बिल पास कहा जाएगा। अब प्रेसिडेंट ने ये चीज कहीं ना कहीं किससे पूछी थी? ये बिल के बारे में बात पूछी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चीज वही सेम चीज यहां पे भी निकल के आती है कि भैया क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? उन्होंने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन जरूरी नहीं है हर एक बिल में। ये चीज किसने बोली है? ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। साथ ही साथ अगर जुडिशियल लिमिट की बात की जाए तो कोर्ट ने वही सेम चीज बोली कि सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता बिल में क्या अच्छाई है, बिल में क्या बुराई है। जब एक्ट बनेगा, एक्ट बनने के बाद चेक किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स के ऊपर कि अगर वॉयलेट कर रहा है तभी हम उसको हटाएंगे, नहीं तो हम उसको नहीं हटाएंगे। तो लिमिटेड खाली जुडिशियल रिव्यू होता है, अगर कभी भी डिले हो रहा है बिल में तो उसमें जुडिशियल रिव्यू बहुत हो, ऐसा नहीं एकदम नल एंड वॉइड है, ओपेक प्रोसेस है, थोड़ा बहुत रिव्यू होना के लिए चांसेस रखे गए हैं। ठीक है, अब बस इतना आप इस पूरे आर्टिकल में आपको सिर्फ इतना ही जानना है। अगर आपको पढ़ना होगा मैं आपको इस पूरे आर्टिकल का स्नैप दूंगा 14 क्वेश्चंस का, एक बार उसको पढ़िएगा, नहीं तो इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। मेन चीज आपको क्या पढ़नी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन नहीं डाली है, जो कि पहले डाली गई थी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, चलो अब नोटिस करिए 24 में क्वेश्चन क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब नोटिस करिए क्या लिखा है, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोविजन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो पूछ भी सकते हैं 200 के ऊपर, 143 के ऊपर। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। क्या ये सही है? ऑब्वियसली बोलोगे सर सही है। फिर देखो, अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। नहीं, वो सजेशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर राज्यसभा ने कुछ बोल दिया है तो लोकसभा को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 इज द राइट वन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आपको पता क्या होना चाहिए? 2 वर्ड ध्यान रखो, जैवलिन मिसाइल और एक्सकैलिबर आर्टिलरी। क्वेश्चन पूछा गया इस चीज के ऊपर नहीं पूछा गया, बल्कि जो वेपनरीज होती हैं यूपीएससी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन डाल सकता है कि भैया ये चीज कहां से ली गई है, एक स्टेटमेंट बना करके। तो अब यूएसए से लिया गया, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, यूएसए ने अप्रूव कर दिया है आर्म सेल, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट, सॉरी आपका जो यूएसए उसने कहा है कि हम जो है इतने जो आपकी एक्सकैलिबर आर्टरी है और जो आपका जैवलिन मिसाइल है वो चीज हम
बेचेंगे। इससे क्या होगा, इंडिया का जो प्रिसीजन है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ज़्यादा सही हो जाएगी, उसकी जो एक्यूरेसी है, और एक्यूरेसी के साथ साथ क्या, जो इंडिया यूएस का स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है वो भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जब ये स्ट्रांग होगा तो इंडिया का जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो भी बूस्ट होगा, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी रोल भी और ज़्यादा अहम हो जाता है। तो बोलो से इस आर्टिकल में पढ़ना क्या था, तो पढ़ना आपको सिर्फ ये है, जैवलिन और एक्सकैलिबर कहाँ से इंडिया ने ली है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो अब नोटिस करिए, क्वेश्चन देख लीजिए। विद रेफरेंस टू यूएस अप्रूवल ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट सेल टू इंडिया, आप बताइए द डील इंक्लूड सेल ऑफ इतना। तो ऑब्वियस सी बात है, सही है। द जैवलिन मिसाइल आर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या ये ऐसा है? यस दे आर। द डील वाज अप्रूव्ड बाय यूएस डिफेंस कोऑपरेशन, सॉरी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। तो ऑल थ्री आर राइट। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? एफएओ ने कुछ बातें जो बोली हैं इंडियन सॉरी आपका जो ब्लू रेवोल्यूशन है इंडिया का, साथ ही साथ फिशरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको समझाने के लिए आप ये समझिए, जो इंडिया का फिशरीज है, जो एक्वाकल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग फूड सेक्टर है, जो कि लाइवलीहुड सपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिशन सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर बना है। ठीक है, अगर टोटल एक्वेटिक प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये 2.44 मिलियन से ये आपका 17.54 मिलियन टन्स हो चुका है। अब यहाँ पे जो मेजर ग्रोथ हुई है किसमें, जो आपका एक्वेटिक प्रोडक्शन है, उसमें सबसे बड़ा रोल कहाँ किसका है? एक्वाकल्चर का है, टेक का है और पॉलिसी सपोर्ट का है। अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे जो एक्वाकल्चर है इंडिया के, उसमें चैलेंजेस क्या क्या है? पहला चैलेंज क्या है? ओवर फिशिंग। तो ओवर फिशिंग का रिलेशन आप कहाँ से दोगे? आपको याद होगा टीएन शोर मिशन के बारे में बताया था, जहां पे बात किस चीज के बारे में हुई थी? आप याद करो, मैं डुगोंग के बारे में बताया था कि जो डुगोंग में क्रॉलिंग होती है, ठीक है, जो फिश नेट्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपका सी ग्रास होती है जिसको डुगोंग खाते हैं, सी के मैमल होते हैं हर्बीवोरस, और अगर उनका जो बेसिक हैबिटेट है, जो उनका फूड है, अगर वही उनको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे पूरी तरीके से उनका जो कंजर्वेशन एफर्ट है वो भी अंडरमाइन होगा, साथ ही साथ वो प्रोन हो जाएंगे बहुत अलग अलग तरह के डेंजर को लेकर के। ठीक है, तो ये एक ओवरफिशिंग चैलेंज है। पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस के रिलेशन में आप डुगोंग का एग्जांपल दे सकते हो, क्लाइमेट चेंज, और साथ ही साथ फाइनेंस, टेक, मार्केट, ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेड है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब की चैलेंजेस हैं। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात करें तो गवर्नमेंट ने पीएम मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की, ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च किया, और क्या कर रहे हैं, सेफ्टी टूल्स जैसे आपका वेसल ट्रांसपॉन्डर, केसीसी क्रेडिट्स, साथ ही साथ मत्स्य सेवा केंद्र, ये सब क्या है, ये सब किसान इन द सेंस जो फिशरीज सेक्टर में लोग हैं उनको अवेयर करना, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, जिससे जो आपके मछुआरे हैं उनको पता चल सके सस्टेनेबल फिशिंग क्या होती है। फिशिंग का मतलब ये नहीं है कि नाव में जा रहे हो, जाल डाला, जितनी जो फिश आ रही, चाहे वो एंडेंजर्ड कैटेगरी की हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, बस सब पकड़ के लाओ, बेच डालो, ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बात करूं एफएओ के सपोर्ट के बारे में, अब यहाँ एफएओ के सपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम फॉर स्मॉल स्केल फिशरीज एंड सेफ्टी, ये एफएओ का प्रोग्राम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। साथ ही साथ अब ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसका पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस ये जो स्मॉल स्केल फिशरी है उसको प्रमोट करना, कहाँ पे, जो आपका बे ऑफ बंगाल के रीजन में आता है। फिर आप नोटिस करो बॉबली जो लिखा हुआ है, ये भी बे ऑफ बंगाल के रेफरेंस से बात होती है। इसका मेन पर्पस क्या है, यहां पे इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट होगा, जिससे टैकल क्या किया जाएगा अगर टैकलिंग बात की जाएगी तो आप बोलोगे यहां पे IUU, अगर आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, अगर आप ध्यान दोगे IUU क्या है तो आप बोलोगे इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को कॉम्बैट करना, कहीं ना कहीं बॉबली मिशन का, बॉबलमी कह सकते हो इसे, BOBLME, जिसे हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल लार्ज मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ बात की है कि भैया जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ और जगहों पे, पर्टिकुलरली किसके लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्वाकल्चर के लिए, तो ये सारे क्या हैं, ये सब के सब एफएओ की तरफ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से सपोर्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कह सकते हो। मेन कोर फोकस क्या है, सस्टेनेबल फिशिंग करना,
जो फिशिंग है उसके स्टॉक का असेसमेंट करना और इकोसिस्टम बेस्ड एक्वाकल्चर करना। अब मैं आपको बताता हूँ GEF के बारे में। ये इंटरनेशनल फंड सपोर्टिंग एक, आप ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक फैसिलिटी है बेसिकली, जिसका पर्पस क्या होता है, सपोर्ट करना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। फोकस एरिया क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम। अगर फंड्स जो होते हैं प्रोजेक्ट के वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट साथ ही साथ लो कार्बन ग्रोथ के लिए किए जाते हैं। बॉबलमी मिशन जो आप देख रहे हो उसका मेन पर्पस क्या है, ये FAO लेड रीजनल प्रोग्राम है। बे ऑफ बंगाल कंट्रीज, मतलब जो बे ऑफ बंगाल है उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वहां के लिए रीजनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मेन इसका एम क्या है, मैनेज करना मैरीन रिसोर्सेज को और इकोसिस्टम बेस्ड फिशिंग का मैनेजमेंट करना, जिसे आप लोग EAFM भी कहते हो। आपको याद होगा इस बार 10 मिलियन फार्मर्स के ऊपर भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था, तो बोल सकते हैं इकोसिस्टम बेस्ड फिशरी मैनेजमेंट के बारे में, या बोल देंगे भैया आप ये बताइए BOBLME के बारे में, या फिर IUU फिशिंग क्या है, तो इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को कॉम्बैट करना, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्शन भी देना कहीं ना कहीं उद्देश्य है। अब इतना सब कुछ बताया तो क्वेश्चन देख लीजिए, UPSC 2014 ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, तो आप क्या बोलोगे, ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है किस चीज के लिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आप कहते हो UNFCCC के ऊपर। तो ए इज द राइट वन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। लास्ट आर्टिकल में हुआ क्या है, जो आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके बोर्ड में मीटिंग हुई। मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन में क्या था, ईरान से डिमांड किया जा रहा है फुल कोऑपरेशन। कहा जा रहा है कि भैया आप ना हमको एक्सेस दीजिए अपनी न्यूक्लियर साइट्स का, लेकिन ईरान ने रिजेक्ट कर दिया ये बोल के भैया ये जो आप कर रहे हो ना बाबू भैया, कौन, जो आपका एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इनको कहने का मतलब है ईरान का कि आप लोग ये सब कुछ पॉलिटिसाइज कर चुके हो एजेंसी को। एजेंसी हमारा इंस्पेक्शन नहीं करना चाह रही है, एजेंसी इंस्पेक्शन करके बर्बाद करना चाह रही है, क्योंकि आईएई ने कहा है कि ईरान एनरिच कर रहा है यूरेनियम स्टॉकपाइल को, साथ ही साथ और ये वेपन ग्रेड का है। तो इससे क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं आईएई का एक रिस्पॉन्स है। आईएई ने अपनी बात कही है कि भैया हमें ना इंस्पेक्शन दोबारा करना पड़ेगा, अर्ज किया है, और ईरान ने इस चीज़ का डिनाइल कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब आपको पता क्या होना चाहिए, ये तो एक सिंपल सा छोटा सा स्नैप है। आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। 1957 में एक ऑटोनॉमस यूएन बॉडी बनाई गई। इसका पर्पस क्या था, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, मतलब जो आप एटम्स देखते हो उसका पर्पस एटम बॉम्ब बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पीस के लिए होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। इवन तो मैंडेट देखोगे तो क्या है, पीसफुल यूज होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज ये नहीं होना चाहिए कि उससे आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहे हो या फिर आप न्यूक्लियर डिजास्टर लेकर के आ रहे हो, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप पीसफुल प्रमोशन कर रहे हो। न्यूक्लियर सेफ्टी इंश्योर करना, सिक्योरिटी इंश्योर करना, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करना, कहीं ना कहीं क्या है, मैंडेट है इसका। अब यहाँ पे की फंक्शंस बात की जाए तो न्यूक्लियर इंस्पेक्शन करने का काम करता है कौन, जो आपका एजेंसी है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है। सपोर्ट करता है न्यूक्लियर टेक को, और इसका रिलेशन कैसे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट देता है। अगर मैं कुछ आपको पर्टिकुलर चीजें बताऊं तो ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहा है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर सेफ्टी जोन है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जैसे आप लोग क्या लिए, ज़ैपोरिज़िया, जो आपका कहाँ पे है, यूक्रेन में है, तो यहाँ पर भी इंस्पेक्शन, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो ओवरसी कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया ने किसी भी तरीके से कुछ मिसमैनेजमेंट किया जिससे ये पूरा का पूरा डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाए। इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2005 में, किस चीज़ के लिए, न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिलेशन के लिए, सॉरी प्लोरिफिलेशन के लिए। इसका मेन पर्पस क्या है कि भैया न्यूक्लियर को कभी भी यूज न्यूक्लियर आर्म में नहीं बल्कि एनर्जी के फॉर्म में करेंगे, जिससे डेवलपमेंट होगा, वो भी सस्टेनेबल फॉर्म में। ठीक है, चलो अब देखो 2020 का क्वेश्चन क्या पूछा, एज इट इज पूछा गया, भैया ये बताइए कि जो IAEA है इसके सेफगार्ड के रिगार्ड में क्या चीजें सही हैं, मतलब जो आपका सेफगार्ड करता है IAEA, कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को उसके अंडर में क्यों रखा जाता है, कुछ को क्यों नहीं रखा जाता। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, जब आपका कोई भी यूरेनियम का या फिर जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा या फिर बाहर से मंगाया जाएगा, तो उसका सेफगार्ड कौन करेगा, IAEA करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब कभी किसी देश में इंपोर्टेड यूरेनियम यूज होगा, फिर बाकी और वो यूरेनियम किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाएगा, तो उसका सेफगार्ड कौन करेगा, ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करेगी, क्योंकि बाकी जो होंगे उस देश में वो डोमेस्टिक सप्लाई होंगे, बाहर से जो आते हैं उनको मेक श्योर करना कि भैया ये किसी तरीके से ऐसा तो नहीं है कि इसमें यूरेनियम को एनरिच कर दिया गया है, इसको इस तरीके से बना दिया गया है जो कि दिक्कत पैदा कर सकता है।
ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी, बाकी स्टेटमेंट भी आप पढ़ोगे थोरियम के ऊपर, तो आपको पता है थोरियम के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एज इट इज। थोरियम किस में, मोनाजाइट से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था। आप एक बार इसको चेक करिएगा। नेट पे क्या डालना है, नेट पे आप सिंपल मोनाजाइट डालिए। द मोमेंट यू विल पुट मोनाजाइट यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहीं पे आपको थोरियम के बारे में बताया जाएगा। फिर पूछेंगे भैया जो थोरियम है क्या वो रेयर अर्थ है। फिर आपको कनेक्ट करना है किससे, आपको कनेक्ट करना है अपने ज्योग्राफी सेक्शन से। ज्योग्राफी सेक्शन में रॉक्स एंड मिनरल में जोड़ोगे तो आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कोई भी चीज़ को बेटा पढ़िए ना CSP मेथड से पढ़ने की कोशिश करिए। एक करंट अफेयर को देखिए, उस करंट अफेयर में कोई भी स्टैटिक पोर्शन है तो इसको पिक करिए, उस स्टैटिक पोर्शन से कोई भी PYQ उठाए तो उसको पिक करिए। अब जो भी PYQ है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सही होंगे ना ऑप्शन, तो जो सही ऑप्शन है उसको पकड़िए, उसके थीम को पकड़िए। और जो गलत ऑप्शन है उसके भी थीम को पकड़िए और उस थीम को पकड़ के देखिए क्या कभी इन फ्यूचर या फिर इन पास्ट ही बोलेंगे, इन पास्ट कभी कोई सवाल पूछा गया है जो कि उस गलत ऑप्शन के थीम के ऊपर था। अगर था तो उसको भी एनालाइज करिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है UPSC ने ऐसे किए हुए हैं। ठीक है, चलो आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू so much for watching this video.